वैसे तो हमने इन्फ्रेंशियल स्टैट सारा पढ़ रखा है। बुक में बहुत बार ऐसा देखा गया ना कि जो हम टी का फॉर्मूला लिखते हैं, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार, दैट इज़ सैम्पल मीन माइनस म्यू जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय एस अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पे कई बार एन लिखा आता है, कई बार एन माइनस वन लिखा आता है। अब उसी में ही आज डिस्कशन करनी है कहाँ पे एन लिखना है और कहाँ पे एन माइनस वन लिखना है। सबसे पहले तो हमें दो टर्म्स के बारे में समझना होगा, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। तो इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत लार्ज सेट ऑफ वैल्यूज़, लाइक एक फैक्ट्री के अंदर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बहुत सारे टूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इतने टूल्स का लेट इज हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम एक एक की लेंथ को मेज़र करके उसका मीन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। इतने सारे टूल्स में से एक छोटा सा हमने सैंपल सेलेक्ट किया। इस सैंपल में मान लो 15-20 टूल्स हमने सेलेक्ट कर लिए, उसकी लेंथ मेज़र की, प्लस किया, नंबर ऑफ़ टूल से डिवाइड किया, जो भी 15 या 20 थे, तो मीन लेंथ मिल गई। तो हमने बोल दिया कि इस पूरे जो भी पॉपुलेशन है इसकी मीन लेंथ इतनी है। मतलब हमने सैंपल से ही कंक्लूजन दे दिया कि इसकी मीन जो भी टूल बन रहा है, लेटे से कोई भी यहाँ पे ऐसे एक टूल बनता है, तो इसकी जो मीन लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसे करके, है ना। तो अब यहाँ पे एक जो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन मीन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। देन एक टर्म हमारे पास आती है एस्टीमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ। ये जो एस लिखा है दिस इज़ कैपिटल एस, और ये एस्टीमेशन है, एस्टीमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है, रियलिटी में तो उसको कैलकुलेट करना इजी नहीं है, क्योंकि हर एक टूल की लेंथ फाइंड करके, मीन फाइंड करके, फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला लगा के, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम सैंपल से जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे उसी को हम एस्टीमेट कर देंगे, कि हम कहेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है उसकी अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी ही होगी। ठीक है ना, ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम क्या करेंगे, सैंपल की ही स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टीमेट कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, और हम कहेंगे यही पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार। नाउ व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज द सैंपल मीन। इसके आगे सिग्मा भी लगाना था, सिग्मा एक्स की जगह एक्स आई लिख सकते हैं, कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से सैंपल का मीन फाइंड आउट, सैंपल मीन को माइनस किया, स्क्वायर किया, फिर इस समीशन मतलब प्लस कर दिया, डिवाइड बाय n माइनस 1। सो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ। अगर आपने कैपिटल एस कैलकुलेट किया है और उसके बाद आप टी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, टी वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर कैपिटल एस इंटू रूट एन। ठीक है, इसमें देखो रूट एन आया बिकॉज इसमें आपने टी का जो फॉर्मूला लगाया उसमें जो लेटर यूज़ किया दैट इज़ कैपिटल एस, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक हमारे पास होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम स्मॉल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस। यहाँ पे जो लेटर यूज़ किया है ये वाला, दिस इज़ अ स्मॉल लेटर। ठीक है, और इसका क्या फॉर्मूला है, स्मॉल एस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई मतलब जो आप सैंपल की ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करते हो, दोनों में एक्स आई का मतलब सेम ही है, कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसकी जो कुछ 10-15 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, x1 x2 x3 x4, तो उसको मैंने जर्नल एक्स आई बोल दिया, माइनस सैंपल का मीन स्क्वायर
डिवाइड बाय अब देखो इसमें आएगा n, इसमें है n, तो ये है सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से t कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल s इंटू रूट ऑफ n माइनस 1। तो ये फ़र्क है, आपको कहाँ पे रूट n माइनस 1 करना है, कहाँ पे रूट n करना है, उसमें ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जब आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे तो आपको रूट में n माइनस 1 लिखना है, लेकिन जब आप एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या एस्टिमेटेड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे तो उसमें कैपिटल S के साथ रूट के अंदर n लिखना है। और इसमें n क्या है, n व्हाट इज़ n? n इज़ अ सैंपल साइज, n इज़ कॉल्ड अ सैंपल साइज। पहले तो यहाँ तक देख लो, आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद बहुत बेसिक सी दो टर्म्स हैं, एक सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक आपने पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल फाइंड आउट किया और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने सैंपल को बड़ा सही से सिलेक्ट किया है, यहाँ से आप जो भी कंक्लूजन दोगे वो पूरे पॉपुलेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 99% है, कि आप बहुत ज़्यादा श्योर हो। तो सिग्निफिकेंस लेवल 1% हो गया। सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को 1 माइनस अल्फ़ा बोल देते हैं। जो अल्फ़ा है वो परसेंटेज में नहीं आएगा। अगर 1% सिग्निफिकेंस लेवल है, दैट मीन्स 1% मीन्स अल्फ़ा इज़ 0.01, और 5% सिग्निफिकेंस लेवल मतलब 5% गलती के चांसेस हैं। तो अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा आपका 95%, ठीक है। तो ये दो ही वैल्यूज़ आती हैं हमारे सिलेबस में, या 1% वाली या 5% वाली, मतलब सिग्निफिकेंस लेवल कि गलती होने के चांसेस कितने हैं, या तो 1% है या 5% है। अगर 5% गलती होने के चांसेस हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05, ठीक है। ये बात क्लियर है। उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बहुत क्विकली ले रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं एक बार, फिर भी दोबारा से मैं इसको करवा रहा हूँ बहुत क्विक में। नल हाइपोथेसिस में हम ये मानते हैं कि जो सैंपल का मीन है वही पॉपुलेशन का मीन है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम मानते हैं कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल नहीं है, या फिर जो सैंपल का मीन है पॉपुलेशन के मीन से ज़्यादा है, या सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कम है। ये तीनों में से कोई भी केस होगा। अब तीनों में से कोई भी केस होगा तो वो तो स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल जाएगा हमें कौन सा केस अप्लाई करना है। अगर पहले वाला केस है तो इसमें हम टेस्टिंग करेंगे टू टेल से, जो हम वैल्यू लेट करते हैं टी की फ्रॉम द टी टेबल, दैट विल बी टेकन फ्रॉम द टू टेल टेस्टिंग होगी इसमें। और इन दोनों केस में वन टेल टेस्टिंग होगी, वन टेल टेस्टिंग। अब पता कैसे चलता है कि आपको टू टेल टेस्टिंग करनी है या वन टेल टेस्टिंग करनी है, वो जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी ये वाला केस कब होगा मैं आपको थोड़ा जनरली बता देता हूँ। अगर स्टेटमेंट में कुछ इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात कर रखी है, इफ़ेक्टिवनेस कि आपने कोई भी एक काम किया, फिर उसको दोबारा काम किया, उसी काम को दोबारा किया, और कुछ मतलब उसमें आपने ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जो वाकई बहुत इफ़ेक्टिव था और आउटपुट बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। तो उस केस में हम फिर ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला काम करेंगे। वो अभी मैं आपसे एक दो एग्जांपल्स शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ये सब चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अब टू टेल टेस्टिंग में क्या होगा? टू टेल टेस्टिंग में आपके पास यहाँ पे ऐसे कर्व है, इस तरह से एक आपको
इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज़ n-1, n इज़ कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। और हमारे इस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में जो हम टी टेस्ट करते हैं उसके लिए n की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 30 से ज़्यादा हम सैम्पल सेलेक्ट नहीं करते, 30 से कम ही है। और हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी सब में सैम्पल का जो साइज़ है वो 30 से कम है। तो अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है टी अल्फ़ा की दैट इज़ एट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये हम वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम टेबल। ये टेब्यूलर वैल्यू है, टेबल से गेट की जाएगी। और एक हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो ऊपर हमने फार्मूलाज लिखे हैं दो, इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज़ किया जाएगा। उस फार्मूला को यूज़ करके हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सही है ये बात? तो अब क्या होगा कि तो जो आप टेबल से वैल्यू फाइंड करोगे वो यहाँ पे लगा देना, टी अल्फ़ा विद नेगेटिव साइन, टी अल्फ़ा विद पॉजिटिव साइन, और इसके आगे वाला रीजन शेड कर दो। ये जो आगे वाला रीजन है दिस इज़ कॉल्ड अ रिजेक्शन रीजन, और जो बीच में है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इफ़ टी कैलकुलेटेड, टी की वैल्यू कौन सी? कैलकुलेटेड वाली जो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इफ़ टी कैलकुलेटेड लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन देन एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड। तो उस केस में जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑल्टरनेट वाला रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो शेडेड पोर्शन में आ गई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ऑल्टरनेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया टू टेल, ये टू टेल टेस्ट हो गया। वन टेल टेस्ट में दो टेल्स होती हैं, एक लेफ़्ट टेल और एक राइट टेल। तो कुछ खास फ़र्क नहीं है दोनों में, बस ये है कि ऐसे करके आपने वो ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ की, बेल शेप्ड कर्व। आपने टी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की, उसको अगर आप लेफ़्ट साइड पे प्लेस करते हो तो ये माइनस टी अल्फ़ा ये आपका हो गया रिजेक्शन रीजन, और ये हो गया एक्सेप्टेंस रीजन। ये हो गया लेफ़्ट टेल। और अगर आप राइट टेल में करोगे तो फिर से यही डायग्राम, बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ करके, बेल शेप्ड कर्व बना के इसमें यहाँ पे टी अल्फ़ा की वैल्यू लगा देना जो भी आपको टेबल से मिलेगी। वो अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको शेड कर दो तो ये आपका रिजेक्शन रीजन है, और बीच में जो है दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, तो ये दो तरह की टेस्टिंग होगी, टू टेल टेस्टिंग या वन टेल टेस्टिंग। डिपेंड करेगा हम स्टेटमेंट को पढ़ के एनालाइज करेंगे हमें क्या करना है, इसमें वन टेल टेस्टिंग करनी है या फिर टू टेल टेस्टिंग करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी ने स्टील ट्यूब्स प्रोड्यूस की जिसका मीन डायमीटर, अब ये पूरी स्टील ट्यूब्स का मीन डायमीटर है, मतलब ये पॉपुलेशन का मीन है। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं पॉपुलेशन मीन, जिसको हमने बोल दिया म्यू इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, एक सैंपल सेलेक्ट किया 10 ट्यूब्स का, तो सैंपल साइज है 10, n का मतलब सैंपल साइज। इसका इनर डायमीटर कितना है 2.1, ये इसका मीन हो गया। ये सैंपल का मीन है x बार दैट इज 2.01 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड अ सैंपल मीन। ठीक है, ये हमने सैंपल सेलेक्ट किया जिसमें इनर डायमीटर का मीन गिवन है 2.01 और सैंपल का वेरिएंस गिवन है, सैंपल का वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ, ये सैंपल की बात हो रही है। तो सैंपल वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं स्मॉल s स्क्वायर दैट इज 0.004। जो पॉपुलेशन वेरिएंस है दैट इज अ कैपिटल S स्क्वायर। जो सैंपल वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस दैट इज स्मॉल s स्क्वायर। ठीक है,
ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन सैम्पल वेरिएंस की बात हो रही है और सैम्पल वेरिएंस जो अभी हमने जनरल थ्योरी में पढ़ा हमने। अब इस केस में हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ s विल बी 0.02। जब आप 0.04 का रूट करोगे, यहाँ से आपने 0.04 का रूट किया तो हमें सिंपली s मिल जाएगा, दैट विल बी 0.004 का अंडर रूट। अब ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, चलो वो बाद में देख लेते हैं। हमने अभी क्या कहा था कि अब हम हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब जो सैंपल का मीन है वही पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है, हम सैंपल को ही एज अ पॉपुलेशन का मीन मान सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दीज टू वैल्यूज़। दूसरा है कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसमें हमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम थोड़ी ना ऐसा अप्लाई किया कि जिसको अप्लाई करने के बाद जब हमने दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की और फिर उसमें से सैंपल देखा तो उसका जो मीन है वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया। ये तो एज़ यूजुअल डेली प्रोडक्शन जो होती है उसी में से सैंपल निकाल दिया। तो इसमें कोई इफ़ेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही, इसमें जस्ट ये है एक लार्ज पॉपुलेशन का मीन गिवन है 2 सेंटीमीटर, उसमें से जो आपने सैंपल लिया उसका मीन है 2.01। तो अब बताओ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि हमने कोई बहुत स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया या एक नई मशीन लगा दी जो बहुत इफ़ेक्टिव थी और उसने बिल्कुल एक्यूरेट जो ट्यूब्स थी वो बनानी शुरू कर दी और एग्जैक्टली 2.01 का डायामीटर आना शुरू हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो पॉपुलेशन है उसी में से लिया। तो इसमें कोई इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही, इसलिए हम इसमें कौन सी टेस्टिंग करेंगे, इसमें हम करेंगे टू टेल टेस्टिंग। अगर इफेक्टिवनेस की बात होती तो फिर हम कंपेयर करते कि जो नया मीन आया वो पॉपुलेशन वाले मीन से कम आया या ज़्यादा आया, तो फिर उस केस में लेफ्ट या राइट टेल टेस्टिंग होती, मतलब उसमें वन टेल टेस्टिंग होती। अच्छा, अब इसमें टी का क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। टी का फार्मूला टी, अब हम जो खुद कैलकुलेशन करेंगे टी की, दैट विल बी एक्स बार माइनस म्यू ओवर में अब आपने जो s लिखना है वो स्मॉल लिखना है बिकॉज आपको स्मॉल s की वैल्यू गिवन है, और स्मॉल s के साथ यहाँ पे जो अंडर रूट में लिखोगे दैट विल बी n-1। अगर ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस्टिमेशन वाला तो हम यहाँ पे रूट के अंदर n लिखते। अभी जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं रूट n वाला क्वेश्चन करवाऊँगा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये आइडिया। तो अभी ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बार 2.01 माइनस 2 डिवाइड बाय, ये हो गया सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.004 इंटू n क्या है 10 माइनस 1 हो गया 9। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.476। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, इससे नहीं बचा जा सकता, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की। अब हमें एक टी की वैल्यू चाहिए टेबल से। नाउ टी अल्फ़ा एट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसमें अल्फ़ा क्या गिवन था, लेवल क्या था, इसमें देख लें ज़रा, एक सेकेंड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे आता है, ये शायद मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सबस्क्रिप्ट में आएगा और अल्फ़ा यहाँ पे आएगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, डी एफ इज इक्वल्स टू सैम्पल साइज -1, तो 10 माइनस 1 9, सो यहाँ पे हो गया 9, और अल्फ़ा मतलब सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल इस केस में कोई भी गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको अल्फ़ा गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा 5% है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इस केस में तो आपको वैसे डायरेक्टली वैल्यू गिवन है T9 0.05 की, T9 0.05 की, फिर भी चलो हम ये वैल्यू टेबल से ही देख लेते हैं
कि पूरा आपको कंफर्म हो जाए कि देखो जो जो वैल्यू आपको इसमें गिवन है आपको वो वैल्यू टू टेल में देखनी है या वन टेल में देखनी है। तो लेट मी शो यू टू टेल और वन टेल टेबल। तो ये रहा हमारे पास टू टेल टेबल और वन टेल दोनों इसी में हैं। एक सेकेंड, ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हो ये है एरिया इन वन टेल, ये है एरिया इन टू टेल। अभी तो हम टू टेल में देखेंगे। टी 0.05 को 9 पे, तो यहाँ पे है 9 और यहाँ से तो ये वैल्यू मिली 2.262। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.262 टू टेल वाली वैल्यू। तो ये देखो यही गिवन थी हमें 2.262। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन के साथ गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से देखनी पड़ेगी। तो ये हमारी टेबल वाली वैल्यू है। अब हमने क्या कहा था, हम सिलेक्शन रिजेक्शन कैसे करेंगे नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है कैसे पता चलेगा। ये टू टेल है तो आप यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे टी अल्फ़ा नेगेटिव टी अल्फ़ा पॉजिटिव लिख लो। अब टी अल्फ़ा मतलब जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या किया, कैलकुलेट किया 2.262 और यहाँ पे पॉजिटिव 2.262। तो इसके पीछे सब रिजेक्शन है, इसके आगे सब रिजेक्शन है, बीच में एक्सेप्टेंस है। तो अभी आप देखो आपका ये 0 पॉइंट जो आपने कैलकुलेट किया, दिस इज़ अ कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, जो आपने खुद कैलकुलेशन से फाइंड आउट करी है। तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, ऑफ कोर्स ये वैल्यू 2.26 से तो पीछे ही आएगी, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.476 2.2 से। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू लाई करती है। सो एज टी कैलकुलेटेड इज लेस देन, ये टी कैलकुलेशन वाली जो वैल्यू हमने जो खुद कैलकुलेट करी है वो टी अल्फ़ा, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि एज टी कैलकुलेटेड लाइज in acceptance region, so therefore H naught is selected, null hypothesis is accepted, selected की जगह accepted लिखो तो ज़्यादा बेटर है। null hypothesis is accepted and there is no significant difference, there is no significant difference in sample mean and population mean। तो जो हमने सैम्पल का मीन फाइंड आउट, मतलब जो हमें सैम्पल का मीन दे रखा था 2.01 और जो पॉपुलेशन का मीन है दैट इज़ 2, तो उसमें कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं है, वो सेम ही है। यहाँ तक देखो पहले क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक पर्टिकुलर ब्रांड का सोप डिस्ट्रीब्यूट किया लार्ज नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स पे। जब एडवर्टीज़मेंट नहीं करी थी बिफोर अ हैवी एडवर्टीज़मेंट कैंपेन, कि जस्ट सोप बनाया और रिटेल शॉप्स को दे दिया कंपनी ने कि आप इसको बेचना शुरू कर दो, तो उस वक्त जब देखा तो मीन सेल पर वीक पर शॉप वॉज 140 डजन। तो ये पॉपुलेशन का मीन है, म्यू इज़ इक्वल्स टू 140, म्यू इज़ इक्वल्स टू 140, ये पॉपुलेशन का मीन है। उसने क्या देखा कि हर शॉप पे एक वीक में 140 डजन जो सोप्स हैं वो सेल हो रहे हैं। अब कंपनी को लगा कि हमें थोड़ा और इसमें मुनाफा करना चाहिए, ये सेल को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट करनी शुरू कर दी। अब ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है इफ़ेक्ट आएगा, ऐड का इफ़ेक्ट ये आएगा कि सेल बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी ना। 140 तो पहले से ही चल रही है, वो तो बिना ऐड के वैसे ही सेल हो ही जा रही है, ऐड करने से तो सेल और इंक्रीज़ होगी। अब ऐड जो होगी वो इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी, हमें ये पता करना होगा। अच्छा, जब ऐड हमने कर ली आफ्टर अ कैंपेन एडवर्टीज़मेंट कैंपेन हो गई, 26 शॉप्स को सिलेक्ट किया गया, 26 शॉप्स। तो ये सैम्पल साइज़ है जिस शॉप्स के ऊपर अब काम करना है। मीन सेल, इनकी मीन सेल फाइंड आउट की तो वो 140 डजन है। इसका मतलब है कि ऐड ने थोड़ा काम किया है, 140 से 147 डजन सेल हो चुकी है विद स्टैंडर्ड डेविएशन 16। ये सैम्पल की स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज़ दी
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो इसमें सैंपल साइज क्या है 26, सैंपल का मीन क्या है 147 और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको स्मॉल s के साथ रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 16। ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ कैन यू कंसिडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव, क्या ये एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है? तो पहले तो हम नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि जो सैंपल का मीन है वही पॉपुलेशन का मीन है, मतलब एडवर्टीजमेंट इज नॉट इफेक्टिव, एड इज नॉट इफेक्टिव, कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कि पहले भी जो मीन था अब भी लगभग उतना ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। दूसरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अब देखो सैंपल का मीन 147 और पॉपुलेशन का मीन 140, तो सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से ज़्यादा हो गया, मतलब एड इज इफेक्टिव। बात समझ रहे हो ना? जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कोई खास प्रोसीजर या कोई खास प्रोग्राम थोड़ी ना फॉलो किया जिसको फॉलो करने के बाद इफेक्ट क्या आया। इसमें पहले कुछ सेल और थी, एडवर्टीजमेंट के बाद सेल कुछ और हो गई, तो इसमें तो इफेक्ट आ रहा है। जो हमने कैंपेन करी या जो प्रोसीजर फॉलो किया या जो प्रोग्राम फॉलो किया हमने, उसका इफेक्ट आ रहा है सेल्स के ऊपर। सो दिस इज़ अ इफेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है इसमें इफेक्टिवनेस के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसमें हम जो टेस्ट करेंगे दैट विल बी वन टेल टेस्ट। अच्छा, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं गिवन, तो जैसा हमने अभी कहा बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा क्या है 5%, बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा इज़ अ 5%। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा दैट इज़ n-1, तो 26 में से 1 माइनस किया तो 25। नाउ दिस इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल s, तो इसके साथ यहाँ पे रूट के अंदर n-1 आएगा। अभी मैंने पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे रूट n लगाएंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं कैसे होगा। पहले ये वाला ज़रा सॉल्व कर लें। x बार क्या है 147, म्यू मतलब पॉपुलेशन का मीन 140 डिवाइड बाय सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 16 अंडर रूट ऑफ 26 माइनस 1, तो 25 का रूट 5 आएगा। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.187। सो दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें टी अल्फ़ा एट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस केस में 25, और हमें 0.05 पे बात करनी है। अब 0.05 पे t25 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अब जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो वन टेल में होगी। अब क्योंकि इस बार हमारा t पॉजिटिव आया तो राइट टेल की तरफ इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो राइट टेल वाला होगा लाइक दिस। अगर ये नेगेटिव होता तो जो शेड करते हम वो लेफ़्ट साइड पे करते। ये जो t अल्फ़ा की वैल्यू आएगी टेबल से वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसके राइट साइड में शेड है। हमारी जो t की वैल्यू है 2.181, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर वो इस शेडेड रीजन में आ गई तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब मुझे t25 चाहिए 0.05 पे, और वन टेल वाले वैल्यू में देखेंगे, तो इसको ज़रा हटा देते हैं टू टेल को। अब ज़रा वन टेल पे आ जाएं, ये रहा वन टेल में 0.05 ये रहा। t25 पे आना है तो यहाँ पे नीचे आते जाइए 25 तक, और नीचे जो कर लेते हैं इसको 25 पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिल गई ना 1.708 सही है ये वैल्यू 0.05 की। ठीक है, 0.05 की वैल्यू 1.708, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे t अल्फ़ा की जगह पे 1.708। ठीक है, अब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑफ कोर्स वो इससे बड़ी है तो वो इसके आगे चली जाएगी एक्स एक्सिस पे। अगर इस वैल्यू को प्लॉट किया जाए तो वो रिजेक्शन रीजन में आ गई। सो एज t कैलकुलेटेड लाइज इन रिजेक्शन रीजन, ये एक्सेप्टेंस में नहीं आई, ये रिजेक्शन में आ गई। सो H नॉट इज रिजेक्टेड
मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया एंड H1 इज सिलेक्टेड, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट हुआ। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट होने का मतलब है कि ऐड इज़ इफ़ेक्टिव, कि वाकई में ऐड ने अपना काम किया और सेल्स इंक्रीज हो गई, ऐड इज़ इफ़ेक्टिव। तो 1 टिल 2 टिल बहुत सिंपल है अप्लाई करना। जस्ट आपको ये देखना है कि आपने जो क्या कहते हैं कि टी अल्फ़ा की वैल्यू है वो कैसे फेच करनी है। अगर तो इफेक्टिवनेस की बात है तो 1 टेल में से, अगर नहीं है जस्ट नॉट इक्वल टू करना है तो 2 टेल में से। और अगर बाई चांस आपको टी की वैल्यू ऑलरेडी पेपर में ही गिवन हुई तो आपको टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो वैल्यू है बस उसी से आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका n-1 और n वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अ रैंडम सैम्पल साइज ऑफ 16, तो यहाँ पे मैं साथ लिख लेता हूँ। n की वैल्यू 16, इसका मीन गिवन है 53, तो सैम्पल का मीन मतलब x बार विच इज़ इक्वल्स टू 53। बस सिंबल्स के नाम याद रखिएगा। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें डायरेक्टली हमें s कैपिटल या स्मॉल कुछ भी नहीं गिवन, हमें ये गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज़ 150। अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, उसका सम किया, सिग्मा लगा दिया, तो ये हमें गिवन है 150। अब ना तो मुझे स्मॉल s गिवन है ना ही कैपिटल S गिवन है। स्मॉल s का मतलब है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, कैपिटल S का मतलब है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास चॉइस है, नाउ यू आर हैविंग अ चॉइस कि आप या तो स्मॉल s कैलकुलेट करो या कैपिटल S कैलकुलेट करो। अगर आप स्मॉल s कैलकुलेट करोगे तो जो t का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी x बार माइनस म्यू। अच्छा, पॉपुलेशन का मीन क्या है वो तो पढ़ा ही नहीं हमने। कैन दिस सैम्पल बी रिगार्डेड एज अ टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज अ मीन, तो पॉपुलेशन का मीन हमें 56 गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था। अगर आप कैपिटल S कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, नीचे स्मॉल s आएगा इंटू ब्रैकेट में रूट के अंदर आएगा n-1। और अगर आप कैपिटल S फाइंड आउट करोगे, कैपिटल S, तो फिर जो आपका फॉर्मूला बनेगा इस केस में दैट विल बी x बार माइनस म्यू ओवर कैपिटल S इंटू रूट n। अब चॉइस आपकी है, आपने इस वैल्यू को यूज़ करके स्मॉल s निकालना है या कैपिटल S निकालना है। अच्छा, उसके लिए भी हमें थोड़ा हिंट ऐसे मिल जाता है कि हम रूट के अंदर n-1 करें या n करें। पहले ही आइडिया ले लेते हैं। अगर ये देखो n की वैल्यू है 16, अगर मैं n-1 वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ मतलब मैं इस रास्ते से जाऊँगा, मैं कैपिटल S फाइंड आउट करूँगा फिर t फाइंड आउट करूँगा, तो रूट के अंदर n-1 करके 15 आ जाएगा, रूट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने ये वाला रास्ता छोड़ दिया, मैंने कहा कि मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, मैं इस रास्ते से जाऊँगा सो दैट कि जब रूट के अंदर यहाँ पे n की जगह 16 करें तो ईजिली 4 आ जाए। तो अब मेरा पर्पज़ है कैपिटल S की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, वैसे आप स्मॉल s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आंसर जो फाइनल आएगा वो सेम आएगा, t की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। नाउ वी कैन फाइंड कैपिटल S। कैपिटल S का क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर होल डिवाइड बाय n-1 अंडर रूट। ठीक है, नाउ कैपिटल S, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 150 ओवर n है 16 में से 1 निकल गया तो 15, इसको कैलकुलेट किया तो रूट 10। सही है ये बात। और रूट 10 तो हम फिर भी चलो लॉजिकली थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं ना, लाइक 3.2 अप्रॉक्सीमेटली। अगर और परफेक्शन चाहिए तो 3.16, 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक तो हम ये ऐसे करके जो छोटी क्लासेस में करते थे, है ना, 3 पे किया, 3 3 9, 1 के साथ पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़, 6 और 6, है ना, ये सब कर आके जो 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, ये मैं बीच में से हटा दूं ज़रा, क्योंकि ये हमें अप्लाई ही नहीं करना है तो इसकी तरफ क्यों जाएंगे।
जो चीज़ हमें अप्लाई करनी है बस उसी पे फोकस करते हैं। अब ये हमारे पास कैपिटल एस की वैल्यू है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टी। सो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू एक्स बार। ओके, इसके लिए हमने पहले नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो डिफाइन ही नहीं किया। नल हाइपोथेसिस मतलब, अच्छा इसमें भी कोई इफेक्टिवनेस की बात थोड़ी ना है, जस्ट एक पॉपुलेशन थी, उसमें से सैंपल सेलेक्ट किया, उसका मीन निकाल लिया। बस ये बताओ कि ये जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है वो सही वाला है या नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टैट में बस हमें कंक्लूजन ही देना होता है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, जो सैंपल सेलेक्ट किया वो सही है या नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, बस ये चीज़ें बतानी है। तो हमने पहले तो ये मान लिया कि ये दोनों सेम ही हैं, कि सैंपल को ही एज अ पॉपुलेशन लिया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सैंपल को एज अ पॉपुलेशन नहीं ले सकते, एज अ पॉपुलेशन मीन नहीं ले सकते, ठीक है। तो नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज़ एक्स बार माइनस म्यू ओवर यहाँ पे आपके पास आएगा, हमने कैपिटल एस फाइंड आउट किया ना, कैपिटल एस। अब कैपिटल एस के साथ क्या लगता है रूट में एन, कैपिटल एस के साथ रूट में लगता है एन, सही है ये बात। सो दिस विल बी टी इज इक्वल टू, अगर मैं स्मॉल एस कैलकुलेट करता तो n माइनस 1 आ जाता रूट के अंदर। स्मॉल एक्स बार की वैल्यू 53 माइनस 56 ओवर, अच्छा कैपिटल एस रूट 10 था तो अभी मैं पहले रूट 10 ही लिख लेता हूँ, इंटू रूट 16, तो ये बन गया -3 इंटू 4 बाई रूट 10। इसको अगर रैशनलाइज करेंगे दिस विल बिकम रूट 10 बाई रूट 10। तो अब रैशनलाइजेशन करने के बाद वैल्यू पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा। दिस इज़ -12 डिवाइड बाई 10, रूट 10 की वैल्यू 3.16, तो टी आपका आएगा 1.2 विद नेगेटिव साइन इंटू 3.16, 10 को मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसको अब आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -3 अच्छा यहाँ पे रूट 10 की जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर वैल्यू सेलेक्ट करें तो वो है 3.162, तो अगर मैं यहाँ पे 2 भी लगा दूँ साथ में तो ये बनेगा -3.794। ये हमारी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। इस बार जो अल्फ़ा, अच्छा इस क्वेश्चन में अल्फ़ा गिवन है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना भूल गया, अल्फ़ा है 1%, अल्फ़ा है 1%, मतलब 0.01, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब ज़रा टेबल की बात करें तो हमें टी 0.01 और किस रो में चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सैम्पल साइज था 16, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 15, एक कम, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। इसमें 2 टेल टेस्टिंग है, इसमें 2 टेल टेस्टिंग है बिकॉज इसमें नॉट इक्वल टू वाला केस है, लेस देन ग्रेटर देन होता तो 1 टेल टेस्टिंग। तो अब 2 टेल में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 टेल में यहाँ पे 0.01 में 15 तक आ जाइए, ये रही वैल्यू 2.947, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 2.947। तो ये 2 टेल टेस्टिंग है, तो हमने क्या कहा था, 2 टेल टेस्टिंग में हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, बेल शेप्ड कर्व, इसके दोनों तरफ टी अल्फ़ा लिखेंगे, एक तरफ पॉजिटिव साइन के साथ 2.947, एक तरफ नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है 2.947, इसके पीछे शेड कर देना है, इसके आगे शेड कर देना है। अब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ -3.794। अब ये कहाँ आएगा, ऑफ कोर्स ये तो -2.947 से भी पीछे आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स तो इसके बाद यहाँ पे कहीं पे आएगा -3.794, तो ये तो रिजेक्शन लेवल में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी की स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि H0 इज़ रिजेक्टेड एंड H1 इज़ एक्सेप्टेड, मैं बार बार सिलेक्टेड लिख रहा हूँ, एक्सेप्टेड लिखना है, H1 इज़ एक्सेप्टेड, मतलब कि ये जो आपने सैंपल, आपसे ये पूछा गया था कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज अ टेकन, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है। फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं एक और
क्वेश्चन है हमारे पास सैम्पल, रैंडम सैम्पल ऑफ 17 वैल्यूज़। तो जो सैम्पल साइज है दैट इज़ इक्वल टू 17 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ अ मीन ऑफ 105 एंड सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस। ये फिर से वही वो आपको सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गिवन है। इज द अजम्पशन ऑफ अ मीन ऑफ 110 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन रीजनेबल। तो अब हम चेक करते हैं इसमें। अच्छा, फिर इसमें आपको एस और ये सब चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले तो इसमें सैम्पल का मीन कितना है और पॉपुलेशन का मीन कितना है, इस पे बात कर लेते हैं। कैपिटल एस या स्मॉल एस तो चलो बात की बात है, क्या करना है। सैम्पल का जो साइज़ है दैट इज़ 17 टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ मीन। ये सैम्पल का मीन है 105 और हमें ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ द अजम्पशन ऑफ अ मीन ऑफ 110 फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन रीजनेबल, कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन है दैट इज़ 110 सेंटीमीटर और यहाँ पे 105 सेंटीमीटर। क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है इनमें? हमें दोनों पे ही टेस्टिंग करनी है, 5% पे भी करनी है, 1% पे भी करनी है। और क्या गिवन है हमें? और गिवन है डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में से, मतलब जो स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस किया, स्क्वायर किया और उसका सम कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, दैट इज़ 1 2 2 5। अब फिर मेरे पास चॉइस है मैं कैपिटल एस करूँ या स्मॉल एस करूँ। अगर मैं क्या कहते हैं इसमें स्मॉल एस करूँगा तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें रूट में n-1 आएगा, और अगर मैं कैपिटल एस करूँगा तो रूट में n आएगा। तो अब यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है कि जब हम t की वैल्यू, वैसे तो आप दोनों में से कोई भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, अगर आप स्मॉल एस कैलकुलेट करते हो स्मॉल एस तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर, इसमें n आता है ओवर में n और रूट, और अगर कैपिटल एस करते हो तो उसमें n-1 आएगा, फिर उसके फॉर्मूले में n आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी लगा लो, दोनों में आपको एक बार n का रूट करना है, एक बार n-1 का रूट करना है। अब क्योंकि मैं स्मॉल s की तरफ से इसको कैलकुलेट करूँगा तो जो t का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी x बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस इंटू अंडर रूट ऑफ n-1। अगर मैं स्मॉल एस की जगह यहाँ कैपिटल एस करूँगा तो यहाँ n की जगह n-1 आएगा, यहाँ कैपिटल एस आएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको n-1 और n कैलकुलेट, उस दोनों का ही रूट कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो जो मर्जी आप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं और फाइनल आंसर सेम आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें 1225 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सैम्पल दैट इज़ 17 और फिर इस पे रूट। अब ये फिर से एक हैवी सी कैलकुलेशन होने वाली है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.4887। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद आप थोड़ा बहुत इसको अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन टी की वैल्यू, अब सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं तो हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वैल्यूज़ पुट करोगे 105 और 110 का डिफरेंस -5 ओवर 8.4887 इंटू ये n-1 रूट 16। अब इसको भी जब हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आएगा -2.3561। ठीक है, नाउ नल हाइपोथेसिस मतलब x बार इज इक्वल्स टू म्यू एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, अब इसमें भी कोई इफेक्टिवनेस की बात थोड़ी ना हो रही है, इसमें भी जस्ट ये है कि या तो वो मीन इक्वल है या मीन इक्वल नहीं है। तो इसमें भी हम वही कर लेते हैं कि x बार इज़ नॉट इक्वल्स टू म्यू। इसमें भी टू टेल वाली टेस्टिंग होगी इसमें। अगर तो ये हो जाता कि कुछ इफ़ेक्टिवनेस होती कि कुछ प्रोग्राम किया या कोई प्रोसीजर फॉलो किया तो फिर हम लेस देन और ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, और
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और यू कैन से मतलब और आप क्या कह सकते हो कि जो अजम्पशन है पॉपुलेशन ऑफ मीन इज़ 110, दैट इज़ नॉट अ वैलिड अजम्पशन। कि जो हमने यहाँ पे लिखा ना कि इज़ द अजम्पशन ऑफ मीन ऑफ 110 फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन, कि नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन 110 कहा जा सकता है, सो वो अजम्पशन फॉल्स हो जाएगी। तो देर इज़ अ डिफरेंस। और अगर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब येस यू कैन एज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्मल मीन इज़ 110, दैट अजम्पशन इज़ वैलिड। तो बस अब क्या करना है, आपको टी अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आपको 2 लेवल की टेस्टिंग करनी है, 5% पे और 1% पे। तो पहले 5% की बात करें तो यहाँ पे आएगा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 मतलब 16। एक आप ये वैल्यू सेलेक्ट करोगे और 1% पे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे T16 0.01। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम टेबल से अगर देखें और ये 2 टेल में देखी जाएगी, ये 2 टेल वाला ही है। 0.01 पे 16 ही देख लेते हैं पहले, 0.01 पे 16 देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आई 2.921। ठीक है, ये वैल्यू है T16 की 2.921। अब 0.05 पे देखते हैं 16 वाली वैल्यू, यहाँ पे इसको और आगे ले गए, ये रहा 2.120। दिस विल बी 2.120। बस अब शेड करना है आपको, क्योंकि ये 2 टेल है, मैं यहाँ पे 5% वाला शेड कर देता हूँ। ये आपका आएगा -2.120 और यहाँ पे आएगा +2.120। इसके पीछे शेड है, इसके आगे शेड है। अब हमारा जो टी कैलकुलेटेड है दैट इज़ -2.35, ये तो कम हो गया इससे, ये तो रिजेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है इस केस में H0 इज़ रिजेक्टेड, H1 इज़ सिलेक्टेड। तो मतलब कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आप ये नहीं कह सकते कि जो पॉपुलेशन है उसका मीन 110 है, ये अजम्पशन वैलिड नहीं है। सेकंड वाले की अगर बात करें यहाँ पे भी अगर हम ऐसे बनाएंगे, ये आएगा -2.921 और यहाँ पे आएगा 2.921 पॉजिटिव। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.3561, वो एक्सेप्टेंस लेवल में आ जाएगी, वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, इससे पीछे आएगा ना -2.3561। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। तो इस केस में क्या होगा, H0 इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है, मैं वो लिखवा देता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल CI इज इक्वल्स टू x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, MOE मतलब मार्जिन ऑफ एरर। x बार का मतलब है कि सैंपल का मीन। सही है ये बात। अब यहाँ पे बात फिर वही है कि मार्जिन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करना है। MOE का फॉर्मूला, MOE मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या है, T अल्फ़ा, जो भी T अल्फ़ा की वैल्यू है, इनटू अब अगर आप यहाँ पे 2 चीज़ें हैं फिर वही कि कैपिटल S करते हैं तो ओवर में √n आएगा, स्मॉल s करते हैं तो ओवर में √n-1 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल s लिखेंगे ओवर में √n-1 आएगा। अगर आप T अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कैपिटल S करेंगे तो ओवर में √n आएगा। अब दोनों में से जो मर्जी कर लो। अब जो मर्जी कैसे कर लें देख लेंगे हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है। इस केस में हमें क्या वैल्यू गिवन है, इस केस में हमें ये जो हमने स्मॉल s फाइंड आउट किया था तो हम स्मॉल s वाला फार्मूला लगाएंगे और स्मॉल s क्या आया था 8.4887। तो इस केस में हम ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे, इसको अभी के लिए भूल जाइए कैपिटल S वाले को।
अच्छा, अब हमें दो मार्जिन ऑफ एरर फाइंड आउट करने हैं, एट 1% और एट 1% और एट 5%। तो पहले 5% कर लेते हैं, एट 5%, मार्जिन ऑफ एरर एट 5%, MOE इज इक्वल्स टू 5% पे टी अल्फ़ा की वैल्यू थी 2.120 इंटू स्मॉल एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 8.4887 डिवाइड बाय n-1। n क्या था इसमें, आई थिंक 17 और -116 का रूट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करके मैं आंसर लिख देता हूँ। क्या आएगा, ये आएगा 4.499। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। और इसी तरह से एट 1% मार्जिन ऑफ एरर फार्मूला विल रिमेन सेम, यही वाला टी अल्फ़ा इंटू एस। अब 1% वाला टी अल्फ़ा 2.921 इंटू एस की वैल्यू 8.4887 ओवर n-1 का रूट मतलब 4। ठीक है, तो अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर जो बनने वाला है वो बनेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो आंसर है यहाँ पे दैट इज़ 6.199। तो अब हमें दोनों में ही CI फाइंड आउट करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये स्टेटमेंट में गिवन था यहाँ पे, ऑल्सो ऑब्टेन 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, मतलब कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है, हमारी जो कॉन्फिडेंस की लिमिट है वो कितनी है वो फाइंड आउट कीजिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने का, कि हम इतनी लिमिट तक हमारा आंसर आए तो हम पूरा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, 5% एरर होने के चांसेस है। तो ये बनेगा x बार प्लस माइनस MOE, x बार इज़ 105 प्लस माइनस 4.499। तो जब आप इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो 105 से कम आएगी, तो वो वैल्यू आएगी 100.501 कॉमा दूसरी वैल्यू आएगी 109.499। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि अगर इस इंटरवल में आंसर आ जाए तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यस हमारा आंसर सही है। और दूसरे वाले में कॉन्फिडेंस इंटरवल सेम फार्मूला 105 प्लस माइनस 6.199, इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 98.801 कॉमा 111.199। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तो देखो जो 5% वाला था उसमें हमारा रिजेक्ट हो गया था ना नल हाइपोथेसिस, बिकॉज उसमें क्या था, हमने ये माना था कि जो हमने ये अजम्पशन मानी थी कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका मीन 110 लिया जा सकता है। 5% वाले में ये रिजेक्ट हो गया था क्योंकि 5% वाले का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 110 है ही नहीं है, उसमें 110 कवर्ड ही नहीं है। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह ही नहीं सकते कि वो 110 मीन को एज्यूम कर लो, क्योंकि वो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर हो गया। लेकिन 1% वाले में यहाँ पे 110 कवर्ड है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि आपका जो 110 मीन है पॉपुलेशन का वो वैलिड मीन है, क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट्स में आता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। सो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एवरेज हार्ट बीट फॉर इंडियंस इज 72 बीट्स पर मिनट। अब इसको लोअर करने के लिए 25 पीपल के ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम में। उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू की अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। 6 मंथ्स के बाद टेस्टिंग हुई। ग्रुप कितने का है, 25 पीपल का, तो सैम्पल साइज़ क्या है, 25। अब 6 महीने के बाद टेस्टिंग हुई, तो टेस्टिंग में ये देखा गया कि जो एवरेज हार्ट रेट है वो 69 हो गया विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.5। अब ये जो मीन गिवन है आपको 69, ये सैंपल का मीन है और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.5,
और जो पॉपुलेशन का मीन है दैट इज़ 72 कि एवरेज रेट फॉर ऑल इंडियंस इज़ 72, वो पॉपुलेशन है। उसमें से जस्ट 25 पीपल ने पार्टिसिपेट किया, वो सैम्पल हो गया, पॉपुलेशन में से 25 का सैंपल हो गया और सैंपल का मीन गिवन है, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब बताओ क्या ये प्रोग्राम इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो इफ़ेक्टिवनेस के लिए मैंने आपको कहा था कि H1 जो होगा, अच्छा पहले तो H0 कि कोई इफ़ेक्टिव नहीं है कि x बार ही म्यू के इक्वल है, देयर इज़ नो इफ़ेक्टिवनेस, इस प्रोग्राम का कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। और दूसरा है कि जो मीन है वो वाकई पॉपुलेशन के मीन से कम हो गया, कि हार्ट रेट वाकई कम हो गया, तो ये इफ़ेक्टिवनेस शो करता है। तो इसमें क्या है, नो इफ़ेक्टिवनेस, और सेकंड वाले में क्या है, येस देयर इज़ अ इफ़ेक्टिवनेस, यहाँ पे वाकई कोई इफ़ेक्टिवनेस है। तो बस हमें चेक करना है, उसके लिए हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो आपका ये S वाला फार्मूला है, T वाला फार्मूला है, T इज़ इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल s। अब जब आप स्मॉल s करते हो तो उसके साथ जो वैल्यू लिखनी है रूट में, दैट इज़ रूट n-1। ये वैल्यू यहाँ पे n-1 आएगी। आई थिंक पहले जब मैंने यहाँ पे n लिख दिया था बाई चांस, यहाँ पे वैल्यू n-1 आएगी। तो ये आएगा आपका 69 माइनस 72 ओवर 6.5 रूट ऑफ 25 माइनस 1, 24 माइनस 1। अब इसको अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप वन टेल टेस्ट करेंगे और वो लेफ़्ट टेल टेस्ट होगा, लेफ़्ट टेल। अच्छा इसमें भी अल्फ़ा गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा जो है दैट इज़ 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ इक्वल्स टू 24। अब आपको T24 चाहिए 0.05 पे, तो ये वन टेल टेस्टिंग है। हम जहाँ पे देखेंगे वन टेल वाली कॉलम और वन टेल वाली रो, 0.05 पे ये रहा वन टेल में, और 24 तक आ जाइए इसमें नीचे, 24 तक, ये 25 के ऊपर 1.711, तो इसकी वैल्यू है 1.711। अब क्योंकि ये आपका जो आंसर टी का आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, आपका जो टी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो आप जो अपना टी अल्फ़ा लगाओगे वो यहाँ नेगेटिव में लगाओगे। अब आप देख लेना बस, आपका जो टी कैलकुलेशन से आया, अगर वो शेडेड रीजन में आया तो इसको रिजेक्ट कर देना, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में आया तो अपना जो नल हाइपोथेसिस है इसको एक्सेप्ट कर लेना कि देयर इज़ नो इफेक्टिवनेस इन दिस प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि ये वैल्यू जो है वो शेडेड रीजन में ही आएगी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि येस देयर इज़ अ दिस प्रोग्राम इज़ इफेक्टिव इन लोअरिंग हार्ट रेट। ये एक बार आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना किस रीजन में वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में।